गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया लेक्चर। आज हम जो वीडियो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5। जैसे हमारा चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट होने वाला है आज 4। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सीरीज बीकॉम के ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों ही बच्चों के सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए बनाई जा रही है, जिनके पास एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके सेमेस्टर में बुक है। और एसओएल ड्यू में अगर आप हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, रेगुलर से हो या एनसी वेब से हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स के साथ चैप्टर्स को कवर करवा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं या इस बुक के साथ साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, जिसमें से मैं खुद आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूं छांट के, तो वो न्यूमेरिकल वाली बुक भी आपको मिल जाएगी। नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि सर, इस नंबर पे जाके आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि सर हमें मिनिमम अमाउंट बता दो जो भी आप होगा बुक का। उस बुक को आप बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से पीडीएफ के जरिए। आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक पेमेंट करनी पड़ेगी, एक अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो कि मिनिमम सा रखा गया है। 130 या 150 रुपीज है, बुक का प्राइस 150 है और नोट्स का प्राइस 130 रुपीज है। जाके आप फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करो जिन बच्चों को नोट्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक परचेज करनी है, ठीक है। तो जाके कर लेना, ले लेना अपना। और जिनको अगर नहीं चाहिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप वीडियो से समझो, वीडियो में समझाया गया बहुत अच्छे से। सुनो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पार्ट 4। आज पार्ट 4 से पहले के जितने भी लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और सारे वीडियो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर डिबेंचर्स इशूड एट कन्वर्जन मेथड। डिबेंचर कैसे इशू होते हैं कन्वर्जन मेथड पे। देखो, कन्वर्जन मेथड छोटा सा टॉपिक है आपके बुक का, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम डिबेंचर्स इशू करती है जो कंपनी होती है, देखो ये कंपनी है, ये क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं XY लिमिटेड। कंपनी ने लोगों को डिबेंचर इशू करे, ये आदमी है, लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को इश्यू करती है अपने डिबेंचर्स। वो क्यों इश्यू करती है? क्योंकि कंपनी को फंड चाहिए होता है, पैसे की जरूरत होती है। तो कंपनी जब लोगों को अपने डिबेंचर्स इश्यू करती है तो लोग उसके बदले में कंपनी को देते हैं फंड्स। क्या मिलता है? फंड्स, जो कि पैसा होता है। अब बाद में जब रिडम्पशन की बात आती है, तब पहले कंपनी क्या करती थी, कंपनी जो है रिडम्पशन के टाइम पे इनका पैसा इनको वापस लौटा देती थी। मतलब इनकी जो मनी है वो इनको वापस कर देती थी, ठीक है। जो इन्होंने शुरू में पैसा लिया था और डिबेंचर दिए थे, अब वो क्या करती है कि कंपनी इनको इनका मनी लौटा देती है और इनसे ले लेती है अपने डिबेंचर्स। यही होता है डिबेंचर्स। अब बट हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्वर्जन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कन्वर्जन मेथड में ऐसा क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सुनो, कन्वर्जन में कंपनी फंड के लिए डिबेंचर्स तो इशू करती है इनको और फंड्स ले लेती है, बट बाद में जब लौटाने की बात आती है तो कन्वर्जन मेथड में बोला जाता है कि आपको हम मनी नहीं दे सकते। आपको, अगर आपको डिबेंचर्स अपने वापस करने हमें और आप चाहते हो कि हम उसके बदले आपको पैसा दें, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। उसके बदले हम आपको 2 चॉइस देंगे। चॉइस क्या? तो पहला, या तो आप न्यू शेयर्स इशू करवा लो, ठीक है, न्यू शेयर्स इशू करवा लो, उस पैसे के बदले दोबारा से पैसा नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज, या तो आप फिर से डिबेंचर्स नए वाले इशू करा लो, ठीक है। मतलब आप अपने पुराने डिबेंचर्स हमको दे दो, हम रिडीम कर लेंगे और आपको जो पैसा मिलता था कंपनी से, उस पैसे के बदले हम या तो आपको नए शेयर्स इशू करेंगे या तो डिबेंचर्स इशू करेंगे। समझ आया? तो ये फंडा है। अब इसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। अब नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स को दोबारा से इशू कर दिया जाता है अपने इनको डिबेंचर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो उस केस में अब जर्नल एंट्रीज में कुछ बनती होगी, तो वो जर्नल एंट्रीज मैंने यहां पर लिख दी है। इन जनरल एंट्रीज को करने के बाद आपको कोई भी अलग जनरल एंट्रीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जनरल एंट्री क्या है? देखो, रिडम्पशन ड्यू, जब आप रिडम्पशन करोगे तब उस टाइम पर ये जनरल एंट्रीज होंगी। फिर उसके बाद जब आप नए शेयर्स या नए डिबेंचर्स इशू करते हो डिबेंचर होल्डर्स को, तब ये वाली जनरल एंट्रीज होंगी।
ठीक है। अब यहाँ पर कोई सा भी कंसिक्वेंस केस बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ना रिडम्पशन जब करा तो हमने पार पे करा, हमने रिडम्पशन जब करा तो हमने पार पे करा, मगर जब हमने उसके बदले में शेयर्स इशू करे ना उनको, जो पैसा देते हैं, हम पैसा तो दे नहीं रहे, कन्वर्जन मेथड है, तब हम उसको जब पैसा नहीं दे रहे उसका कन्वर्जन मेथड की वजह से, तो हम जब उसको शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हो सकता है हम पार पे करें, डिस्काउंट पे कर दें या प्रीमियम पे कर दें। कोई सा भी केस लग सकता है इस पार के साथ। मान लो पार पे रिडम्पशन है और डिस्काउंट पे हमने क्या कर दिया, उसको नए शेयर इशू कर दिए। दूसरा केस लगा लो, डिस्काउंट पे हमने रिडम्पशन करा और पार पे हमने नए डिबेंचर इशू कर दिए। कोई भी केस हो सकता है। प्रीमियम पर हमने उनको रिडम्पशन दिया और नए शेयर इशू कर दिए दोबारा प्रीमियम पे, ठीक है। कोई भी केस लग सकता है, किसी के साथ कोई भी लगा लो। प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ और पार पे इशू हो गया, प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ या डिस्काउंट पे नए शेयर इशू कर दिए, प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ तो प्रीमियम पे नए शेयर इशू कर दिए। कोई भी केस लगा सकते हो। तो जैसा केस होगा, जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ पता चल जाता है कि आपका यहाँ पर रिडम्पशन पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, और आपने जो नए शेयर इशू करे हैं वो पार पे करें, प्रीमियम पे करें, डिस्काउंट पे करें। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि जब इशू करें तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट जो होगा वो लगा देना, और रिडम्पशन के टाइम पे जो होगा पार, प्रीमियम, डिस्काउंट आप वो लगा देना। अब जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। जनरल एंट्रीज आपको याद करवा देता हूँ थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कंपनी क्या करती है, तो यहां से ये वाली लाइन तो मिटो दो, फंड्स तो आ गए अपने पास, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन मेथड में पैसा लौटाने की। तो पैसा तो नहीं लौटाते हम, उसके बदले में उसको नए डिबेंचर इशू करते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, ये भी लाइन मिटा देता हूं, देखो ये मिटा दी मैंने। अब आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि कंपनी जो है रिडम्पशन के टाइम पे इन लोगों से अपने डिबेंचर्स वापस ले रही है, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या है, वापस आ रहे हैं, और इनको बदले में क्या दे रही है, पैसा नहीं मिल रहा। मैंने बोला पैसा नहीं मिलेगा, इनको नए शेयर्स मिलेंगे, डिबेंचर्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर्स को वापस लेती है। डिबेंचर्स जो ड्यू है उनको मंगवाती है, ठीक है। तो डिबेंचर ड्यू मतलब यहाँ, तो पहले ये जनरल एंट्रीज आएंगी, पहले इन तीनों में से कोई सी एक आएगी, जो भी क्वेश्चन में बोलिए उसके हिसाब से आप करोगे। फिर इसके बाद फिर अब उनको नए शेयर से डिबेंचर इशू करेंगे। जैसे भी, चाहे डिबेंचर इशू करे हो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, या शेयर इशू करे हो, तब उसके अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री आएगी। तो पहले ये वाली फिर ये वाली। तो रिडम्पशन होगा पहले। तो रिडम्पशन अगर पार पे होगा तब जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, तो बनेगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर होल्डर। ड्यू है तो ड्यू के टाइम पर लाइबिलिटी जो है अभी क्या है, बढ़ा रखी है हमने, तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर रखा है। जब लाइबिलिटी घट जाएगी ना भाई, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको पैसा पे करेंगे या इसके बदले हमने इसको डिबेंचर या शेयर इशू कर दिया, तब ये पार की एंट्री ऊपर आ जाएगी। देखो पार वाले में डिबेंचर होल्डर ऊपर आ गया, डेबिट में आ गया, ठीक है। जब ये क्रेडिट में है ना डिबेंचर होल्डर, तो इसका मतलब है अभी पैसा देना बाकी है, और जब ये डेबिट में आ गया तो मतलब पैसा दे दिया भाई, ठीक है। किसी चीज के बदले भी दिया हो, पैसा दिया हो या इशू करे हो शेयर्स वगैरह, इसमें तो शेयर्स इशू कर रही है, देखो लिखा शेयर और डिबेंचर, ठीक है। तो देखो पार में एंट्री क्या है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। परसेंटेज में आप कोई भी परसेंटेज डाल दो जो क्वेश्चन में दिया हो, ऐसे नहीं कोई भी नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हो वो डालना। अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो डिस्काउंट के ऊपर, तो डिस्काउंट में आपको रिडम्पशन करने में होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। ये आपको पहले मैंने बताया था, जब आप इश्यू करते हो डिस्काउंट पर तब आपको लॉस होता है, मगर जब आप उल्टा रिडम्पशन करते हो तब उस जगह पे आपको प्रॉफिट होता है रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है। तो एंट्री होती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व और टू में डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व में पैसा आ जाता है, जो भी फालतू पैसा होता है। और उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, रिडम्पशन ड्यू प्रीमियम पे कर रहे हो, तब उस जगह पे आपको होगा लॉस। अब आप बोलोगे प्रीमियम पे तो फायदा होता था, प्रीमियम पे लॉस कब से होने लगा? तो भाई अगर आपने मेरी पुरानी रेगुलरली बेसिस पे वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो प्रीमियम होता है उस पर लॉस कैसे होता है, ठीक है। और जब प्रीमियम होता है, अगर आप इश्यू पे कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप रिडिम्पशन कर रहे हो तब लॉस होगा, क्योंकि रिडिम्पशन में पैसा देना पड़ता है। तो प्रीमियम पे अगर रिडिम्पशन है तो ज्यादा पैसा जाएगा आपकी तरफ से, तो वो आपका लॉस है, ठीक है। और अगर इशू है तो प्रॉफिट होता है, मगर ये रिडम्पशन की बात है तो यहाँ पे लॉस होता है। तो आप लिखोगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट करना है दोनों को, टू में डिवेंचर होल्डर। तो आपको इस तरीके से प्रीमियम की जनरल एंट्री पास करनी है, समझ आया? तो ये 3 जनरल एंट्री है रिडम्पशन ड्यू की। अब क्या करते हैं, अब नया शेयर इशू करते हैं। अब नया शेयर जब इशू करेंगे तो 3 तरीके हैं।
पार पे इशू करते हैं, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। अभी हमने रिडम्पशन कर लिया, मतलब कि ड्यू की एंट्री कर दी। अब हम नए शेयर्स उनको दे रहे हैं, तो मतलब अब हम उनको नए शेयर देने की एंट्री करेंगे इस वाले की, ठीक है। पहला अगर पार पे आप नए शेयर उनको इशू कर रहे हो तब एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 में। अगर आप इक्विटी शेयर दे रहे हो या डिवेंचर्स दे रहे हो, तो जैसे भी आप दे रहे हो, अगर इक्विटी शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर आप उसकी जगह डिवेंचर्स दे रहे हो तो लिखोगे 2 में 12%, जैसे जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया हो, रेट दे रखी हो, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको क्रेडिट करोगे, समझ आ गया। अगर बात करते हैं डिस्काउंट पर होगा, तब आपको नए शेयर कैसे इशू करने हैं। डिस्काउंट पे होगा तो आप लिखोगे परसेंटेज डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 में परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसमें इक्विटी शेयर तो आपने डाले ही नहीं, तो भाई सुनो, मैंने उसकी जगह एक नोट डाला बड़ा प्यारा सा, तो नोट पढ़वाता हूँ। नोट में क्या लिखा है भाई, देखो नोट में मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर इक्विटी शेयर इशू होंगे डिस्काउंट पे तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं होते। डिस्काउंट पर जो शेयर इशू करे जाते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी अदर शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करा जाता। तो यहाँ पर डिस्काउंट के केस में नए इक्विटी शेयर इशू होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एंट्री बनेगी परसेंटेज डिवेंचर होल्डर, मतलब उनको पैसा चला जाएगा, मतलब उनको पैसा नहीं जाता यहाँ पे, तो उसकी जगह हम उसको डिवेंचर्स दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डिवेंचर्स है, तो वही है, उनको दोगे। फिर आता है तीसरा प्रीमियम पे। प्रीमियम में क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम किस लिए, क्योंकि प्रीमियम की बात करी गई तो सिक्योरिटी प्रीमियम SPR जो है वो जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर आप लिखोगे 2 में डिवेंचर अकाउंट। तो देखो इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो आएगा आपका शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स, जो भी आप इशू करोगे उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज डालोगे और एक चीज को छोड़ दोगे। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखो इनकी एंट्री कैसे करनी है, पहले आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो, अगर मान लो रिडम्पशन इशू पार पे है तो आप पार की करोगे, डिस्काउंट पे इशू करा है नए तो डिस्काउंट की एंट्री, और प्रीमियम पे इशू करा है नया तो आप प्रीमियम की एंट्री करोगे। और ऐसे देख लेना रिडम्पशन किस पे हुआ है उसकी एंट्री आपको करनी है, और उसके नीचे फिर इनमें से किसी एक की एंट्री होगी। समझ आया। चलिए जी, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया कि जब डिबेंचर्स को ऑन मैच्योरिटी डेट से पहले रिडीम कर लिया जाता है तब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मैं वो भी आपको लिखवाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या उतार लो। बोला था व्हेन डिबेंचर रिडेम्पशन बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर मान लो क्या होगा, आप अपना कोई भी डिबेंचर को मैच्योरिटी डेट से पहले रिडेम्पशन कर लेते हो, उस टाइम पर क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। तो अभी एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो अभी चल रहा है 2025, ठीक है। तो आप लिख लो 1/1/2025 को, ठीक है। आपने किसी के डिबेंचर इशू करे हैं, कितने डिबेंचर इशू करे हैं तो आप यहां पर लिख लो 1 2 3 4 70,000 रुपीज के किसी को डिबेंचर इशू करे हैं, और इस पर 10% का डिस्काउंट आपने उनको दिया है। मींस आपने क्या करा है, 70,000 का 10% मींस 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने उसको 7,000 रुपए का क्या दिया है, डिस्काउंट, ठीक है। और ये जो डिबेंचर है अब ये रिडेम्पशन के लिए होना है, मगर इसकी रिडेम्पशन जो है आज से 7 साल के बाद है। ऐसा समझ लो कि इसकी डिबेंचर की जो रिडेम्पशन है, तो यहां मैं लिख लेता हूं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद मैं इनके डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर लूंगा, ठीक है। अब देखो 7 साल के बाद मैं रिडेम्पशन कर लूंगा। अभी डिबेंचर जो है 70,000 का था, बट 7,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अगर पर ईयर कैलकुलेट करा जाए, 7 साल बाद कह रहा हूं मैं, 2025 चल रहा है, तो अब 7 साल बाद कहां पे आएगा, 2026 27 28 29 30 31 32, मीन्स जो मेरी डेट होगी वो क्या होगी, 31/3/2032 यही होगी। इस डेट पर मुझे मैच्योरिटी डेट पर सारे के सारे डिबेंचर को रिडेम्पशन कर लेना है, ठीक है। मतलब कि जो भी मेरे 70,000 के डिबेंचर उनको रिडेम्पशन कर लेना है।
बट मैंने क्या करा, ऑन द मैच्योरिटी डेट से बिफोर, पहले मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम ही वही लिखा है, रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो मैंने 2000 सपोज करो 30 में रिडम्पशन कर लिया। मैंने क्या करा 2030 में, तो यहां पर मैं डेट डाल देता हूं 2030 के अंदर कर रहा हूं, तो मैं लिख लेता हूं ऑन 1 अप्रैल 2030 को मैं रिडम्पशन कर रहा हूं। अब जनरल एंट्रीज क्या बनेगी वो देख लेना, जनरल एंट्रीज जो मैं इसकी लिखूंगा वो ध्यान से समझ लेना। अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि 7 साल के लिए मैंने उसको डिबेंचर इशू करे थे, अगर कैलकुलेट करा जाए तो 7000 का डिस्काउंट था, मतलब कि हर साल का डिस्काउंट 1000, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि 2026 से अगर आप लगाओ 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, हर साल कितने का डिस्काउंट बैठ रहा है, 1000 का, 1 ठीक है। और ये सेम 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 और सेम, ठीक है, आपकी सेम नहीं कर रहा भाई, इसमें सेम। सुनो, हर साल का डिस्काउंट मेरा ही बैठ रहा है और टोटल हो जाता है 7000 का, इस तरीके से। बट मैंने रिडम्पशन करा है 2030 में यहाँ पे, तो अब मैं इसके डिवेंचर रिडम्पशन की जनरल एंट्रीज आपको बताता हूँ कि रिडम्पशन के टाइम जनरल एंट्रीज कैसे होती है। तब आप लिखोगे परसेंटेज, जितने भी परसेंटेज डिवेंचर है, जैसे मान लेता हूँ मैं 12% है, 12% डिवेंचर्स, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां पर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का डिवेंचर रिडेम्पशन करना है, तो यहां पर हमेशा पूरी वैल्यू आती है जो भी हमारी दी थी 70,000, तो हम यहां पे लिखेंगे पूरी वैल्यू 70,000 डेबिट साइड में 70,000, ठीक है। 2 में आप लिखोगे, अच्छा आपको रिडेम्पशन मैच्योरिटी डेट से पहले करना है, तो मैच्योरिटी डेट से पहले मैंने कब करा है, 2030 में करा है, तो जो 2030 तक मेरा 1,000 रुपए आया होगा ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और ये भी आया होगा 5,000, ठीक है। तो ये पूरा 5,000 तो अभी तक मेरे को मैच्योरिटी डेट का डिस्काउंट मतलब मिला के हो गया 5,000, जो कि मेरा आ चुका है। ये जाएगा मेरा P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पैसा जो मेरे पास आया है अभी तक रिडेम्पशन तक, ये पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे P&L अकाउंट, ठीक है। तो मेरा P&L अकाउंट में कितना चला जाएगा, तो मेरा P&L अकाउंट में आ जाएगा 5,000, 1 2 3, ठीक है भाई, आगे करो। भाई सुनो, अब यहां पर कितना पैसा नहीं आया मेरे पास, जो आना चाहिए था मेरे पास, टोटल 7,000 तक का डिस्काउंट आना चाहिए था, बट कुछ नहीं आया। कौन सा नहीं आया, एक तो 31 वाला और एक 32 वाला, 2 साल का नहीं आया। तो ये जो दोनों साल है, इन 2 साल को मैं क्या बोल सकता हूं, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यही बोलूंगा कि मेरा जो डिवेंचर्स है उस पर लॉस हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 में लॉस ऑन इशूइंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है, 2,000 रुपए का। क्योंकि 2,000 कैसे आया, 2,000 ऐसे आया कि आपने यहां पर कौन कौन से ईयर का पैसा नहीं लिया, तो रिडेम्पशन 31 और 32 का पैसा नहीं आया, तो वो 2,000 का हो गया लॉस, ठीक है, हो गया मेरा 7,000। अच्छा, अब बाकी कितना पैसा जो है वो टोटल हो जाता है, वो आप डाल दोगे 2 में डिवेंचर्स में, परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, कितना पैसा बाकी बच गया, तो कैलकुलेट कर लो, दोनों को बैलेंस कर लो, 63,000, 63,000। अब दोनों के दोनों चाहे बैलेंस कर लो, दोनों 70 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर मैंने मैच्योरिटी से पहले रिडेम्पशन कर लिया डिवेंचर को। जब आप मैच्योरिटी से पहले रिडेम्पशन करते हो तब आपको एंट्री इस तरीके से करनी है। ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को बोलते हैं रिटर्न ऑफ, जो कि पैसा मिल चुका है, रिटर्न ऑफ मतलब जो पैसा मिल चुका है, ठीक है। और दूसरा अमाउंट है लॉस वाला, ये वाला, ये क्या है, नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ, ये वो पैसा है जो अभी नहीं मिला है। ये 2,000 ऐसे हैं जो अभी मेरे पास नहीं आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने मैच्योरिटी से पहले क्या करे थे, डिवेंचर का रिडेम्पशन कर लिया था। समझ आया, तो बस ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो आपका एक पार्ट और आने वाला है इसी चैप्टर का, 5th चैप्टर का, बाकी उसके बाद चैप्टर वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 4th पार्ट जो कि यहाँ पर खत्म होता है।
बस इतना ही था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको नोट्स परचेज करनी है या बुक परचेज करनी है स्पेशल न्यूमेरिकल वाली, तो जाके व्हाट्सएप पे पता कर लेना। व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना, कॉल नहीं, मैसेज करना कि सर हमको बुक बाय करनी है, प्राइस बता दो। मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो आप पे करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो।